चलो, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का क्या अपवर्तन है ना। ये 9B है ना, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन है। चैप्टर 9वां है जो बी है, समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन तो देख चुके हो है ना पिछला में। आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन। हम लोग को पता है प्रकाश किस माध्यम में हम लोग का क्या करती है, गमन करती है। कोई भी माध्यम में प्रकाश हम लोग का क्या होती है, गमन करती है। माध्यम हम लोग का दो प्रकार का होता है ना। एक हम लोग का सघन माध्यम और एक क्या होता है, विरल माध्यम। अच्छा, माध्यम में कोई सा भी माध्यम में गमन नहीं करती प्रकाश, केवल और केवल पारदर्शी माध्यम में ही गमन करती है ना। तो हम लोग का जो पारदर्शी माध्यम होता है, पहले तो माध्यम के बारे में जान लो। पारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम दो प्रकार का होता है हम लोग का, है ना। एक होता है कौन सा, सघन माध्यम, और एक क्या होता है, विरल माध्यम। सघन माध्यम और क्या होता है, विरल माध्यम। सघन माध्यम किसको कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें अणु क्या होते हैं, माध्यम के अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो सघन माध्यम क्या करोगे, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के जो अणु हैं, माध्यम के अणु वो कैसे होते हैं, पास पास। चुरमुर चाहिए वाला पास पास नहीं, माध्यम के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और विरल माध्यम किसको कहते हैं, जिसमें माध्यम के अणु कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। जिसमें माध्यम के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, तो माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम जिसमें माध्यम के अणु पास पास होते हैं, और एक होता है विरल माध्यम जिसमें माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं। अगर तुम लोग चाहो तो ले सकते हो, सघन माध्यम में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, कांच आ जाता है जो सघन होता है, और कांच से सघन क्या है हम लोग का, हीरा, ये सब। विरल माध्यम में क्या आता है, हवा आ जाता है, पानी आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि पानी जो है हवा से सघन है, तुलना हम लोग नहीं कर सकते। सबसे हम लोग का विरल माध्यम हवा होता है, और सबसे सघन क्या होता है, हीरा होता है ना। समझ गए इतना चीज। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक, तो इतना होने के बाद अब हम लोग लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, समझेंगे। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, देखना टच होगा तो गिर जाएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है ना। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक, तो अपवर्तन में क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है लिख सकते हो, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। पूर्ण विराम। यह घटना, यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, या इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन, है ना। हम लोग ये नहीं कह सकते कि जा रहा है मार्ग में उससे दूर हट रहा है कि पास जा रहा है, वो सब छोड़ो। हम लोग सीधा सीधा देखते हैं मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब ये एक पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको जाना था ऐसे, ये विचलित होकर के इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी, लेकिन अपने वास्तविक मार्ग में नहीं जाएगी। तो यही घटना हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। समझ गया इतना चीज, सबको समझ आया। हाँ,
अब उसके बाद अपवर्तन के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, जब प्रकाश हम लोग का, ये हम लोग का माध्यम है, मान के चलो ये पहला माध्यम और ये क्या है, दूसरा माध्यम। मान लो प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, कोई प्रकाश होगा उसकी किरण होगी, है ना, ये आई, इसको जाना इधर था, लेकिन वो इधर ना जा करके इधर चली गई, ज्यादा उधर हो गया, इधर चली गई। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब डालते हैं, जो तल के कैसा होता है, लंबवत। तो जो आई उसको क्या कहोगे, आपतित किरण, और जो गई उसको क्या कहोगे, इसको परावर्तित किरण। और ये हम लोग का क्या होता है, अभिलंब, जो तल के तल के हमेशा क्या होता है, लंबवत। यहां पर का जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हालांकि जानने लायक नहीं है, बस बता दे रहा हूं, आपतन बिंदु कहते हैं इसको। ठीक, और ये भी अवलंब है। आपतित किरण और अभिलंब, इसके बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये आई हम लोग का क्या है, आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब, इसके बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे, आर, जो हम लोग का क्या है, परावर्तन कोण। समझे, समझ गए ना, ये उसका पूरा क्या है, डिटेल है। ठीक, अब देखो, अब इसमें एक चीज समझो, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। क्यों प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है, इसके अपवर्तन का कारण क्या है, पहले तो इसको जानना है ना, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो देखो, हम लोग पहले से पता है, जब प्रकाश, देखो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, सघन माध्यम में अलग होगी, विरल माध्यम में अलग होगी, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब जब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओगे तो प्रकाश थोड़ा सा तो अपना वेग को या चाल को बदलेगा। तो इसी के कारण हम लोग का ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसे अगर डेली लाइफ से हम लोग कनेक्ट करें इसको, तो ऐसा समझो, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो जैसे तुम लोग साइकिल चलाते हो या हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई भी बड़ा गाड़ी चल रहा है, तो अगर रास्ता सूना है तो तुम ज्यादा स्पीड में जाओगे, है ना। जैसे नेशनल हाईवे हो गया, सूना रहता है, मस्त फुल स्पीड में जाते हैं। वहीं किसी गली वली में जाना है, जहां बच्चे लोग का भीड़ हो, जहां आदमी ज्यादा हो, तो वहां पर तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो दो प्रकार का माध्यम था, एक जब रास्ता सूना हो तो तुम फुल स्पीड में गाड़ी चलाओगे, और एक जब रास्ता ज्यादा हो, भीड़ ज्यादा हो, तो तुम गाड़ी का गति क्या करोगे, कम करोगे। बस वही है कि जब प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, विरल माध्यम में अलग होता है, सघन माध्यम में अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और यही हम लोग का कारण है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। अगर एक ही माध्यम कर दोगे तो प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन होगा ही नहीं, प्रकाश जो का त्यों रहेगा। समझ गए इतना चीज। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं माध्यम में चेंज कैसे कैसे होता है इसको। अपवर्तनांक को पहले देख लो, अपवर्तनांक को बता दे रहा हूं, इसको नोट करो, उसके बाद फिर अपवर्तनांक देखते हैं। चलो, अब देखो, अब अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक को पहले समझो, इसको पूरा लास्ट में बताऊंगा और डिटेल में। अपवर्तनांक पहले समझते हैं हम लोग, है ना। अपवर्तनांक क्या होता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या होता है अपवर्तनांक, समझो।
मान लो मैं 4-5 माध्यम लिख दिया, लगभग 4 माध्यम। जैसे हमारे पास माध्यम क्या क्या है, हीरा, सॉरी हीरा नहीं, स्टार्टिंग से चालू करो। पहले तो हवा है, उसके बाद पानी, यहां पर दिख रहा है ना, हाँ, हवा, पानी, कांच, उसके बाद हीरा। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका तुम लोग शकल सूरत देख के तुम ये बता सकते हो कि कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है? बता सकते हैं? हवा पानी की तुलना में क्या है, विरल है। पानी हवा की तुलना में क्या है, सघन है। अगर बात करें कांच, तो पानी से क्या है, सघन है। हीरा कांच से और सघन है। तो हम लोग इसका शकल सूरत देखकर ये बता सकते हैं कि हम लोग की कौन कितना ज्यादा क्या है, कौन कितना सघन है, कौन कितना विरल है। कौन सघन है, विरल है, ये बता सकते हैं। लेकिन हम लोग बता सकते हैं क्या कि कितना गुना सघन विरल है? हम लोग खाली नाम से बोल सकते हैं कि पानी जो है हवा से क्या है, सघन है, लेकिन कितना सघन है ये तो हम लोग नहीं बता सकते, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग का देखो अपवर्तनांक के लिए जैसे मान लो मैं दो चीज ले लेता हूं, एक हम लोग का ले लिया पानी, और एक हम लोग का क्या ले लिया, हवा, है ना। पानी और क्या ले लिए, हवा। ये पानी है और ये हवा है, जो भी है। हवा तो दिखता नहीं है ना, क्या को देखोगे। ठीक, अब दोनों में हम लोग प्रकाश आपतित कराते हैं। मान लो इसमें प्रकाश आपतित होता है ना, ये क्या है, प्रकाश की किरण है। यहां भी प्रकाश आपतित होता है। ठीक, मान के चलते हैं इसमें पानी में जो प्रकाश की चाल है वो 50 है। ठीक, और हवा में जो प्रकाश की चाल है V1 V2 ये हम लोग 100 मान के चलते हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो पानी के अणु क्या होते हैं, इस माध्यम के अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। तो इसमें जो प्रकाश का चाल है वो कम होगा, क्योंकि माध्यम में अणु के क्या है, पास पास हैं। यहां पर माध्यम के अणु दूर दूर है, तो विरल है, तो इसमें माध्यम में प्रकाश अच्छे से गमन करेगा, है ना। तो मान के चलते हैं इसमें प्रकाश की चाल 50 है और इसमें प्रकाश की चाल कितना है, 100 है। यदि हम लोग V1 बटे V2 कर दें तो ये हो जाएगा 50 बटे कितना, 100। या इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, आगे बढ़ाओगे तो V1 बटे V2, 50 एक कम 50 और 50 दूने 100। मतलब यहां कैसा कैसा संबंध चल रहा है, आधा और दुगना का। ठीक, आधा और किसका चल रहा है, दुगना का। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी में या हवा में कह सकते हैं, हवा में प्रकाश की जो चाल है वो पानी की तुलना में क्या होती है, दुगनी होती है ना। ऐसा करके बोल सकते हैं। मतलब हम लोग का दुगना आधा में संबंध आ गया ना, कौन किससे ज्यादा दुगना है तिगुना है, ये हम लोग अब गुना बता दे रहे हैं, है ना। तो वही हम लोग का कहते हैं कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है ना। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो प्रकाश की चाल को बताती है जो क्या करती है, प्रकाश की चाल को बताती है दोनों माध्यम में, है ना। उसके क्या को बताती है, अनुपात को। मतलब अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या करती है, बताती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में तुम लोग क्या कह सकते हो, मैं जो लिखवाया हूं क्या है, किसी भी माध्यम का वह गुण जो यह बताता है या जिसके आधार पर हम लोग यह ज्ञात करते हैं कि प्रकाश उस माध्यम में किस वेग से क्या करेगा, गति करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो अपवर्तनांक को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है, सेंस हम लोग का अनुपात के बारे में, सॉरी अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को क्या करती है, प्रदर्शित करती है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। या तो ऐसे बता सकते हो, वह भौतिक राशि जो दो पारदर्शी माध्यमों में, है ना, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या करती है, बताती है। ठीक, तो दो परिभाषा है अपवर्तनांक। एक जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शायद 10वीं में पढ़े हो कि नहीं, अपवर्तनांक के बारे में पढ़े हो ना। हाँ, तो उसी में है, वह भौतिक राशि
जो दो पारदर्शी माध्यमों जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात बताती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। पहले अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते थे, अब म्यू आ गया है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम का वह गुण, मतलब किसी माध्यम का यह वह गुण होता है, अपवर्तनांक जो है किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर हम उस माध्यम में प्रकाश के चाल को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, है ना। ये एक होता है हम लोग का। तो वो प्रकाश किस वेग से गति करेगा उसको ज्ञात करते हैं हम लोग। तो वो हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी वो भी है हम लोग का, उसको भी बोल सकते हो। क्या है? अथवा करके लिखोगे तो उसको भी लिख सकते हो अथवा करके। देखो दो ठो बता दे रहा हूं। किसी माध्यम का वह गुण, किसी माध्यम का वह गुण जो यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, किस वेग से गति करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, किस वेग से गति करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अच्छा, इतना होने के बाद अब अपवर्तनांक के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। ठीक, अपवर्तनांक क्या क्या होता है, तो इसे तो हम लोग नोट पॉइंट वहीं पर बता दो नीचे में। चलो, जैसे देखो इसी में नोट पॉइंट में पहला, इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये हम लोग का सापेक्षिक होता है। सापेक्षिक कहने का मतलब सापेक्षिक तुलना करते हैं, है ना। सापेक्ष में ज्ञात किया जाता है। सापेक्ष में इसको कर देते हैं। सापेक्ष में ज्ञात करते हैं कहने का मतलब समझ रहे हो? तुलना करते हैं। तुलना कहने का मतलब क्या है? जैसे इसी में देखो, हवा, पानी, कांच, हीरा, इन्हीं चार में देखो, अगर पानी बोले मैं हवा से क्या हूं? सघन हूं, तो ये एक बार चलेगा। लेकिन अगर पानी बोले मैं सबसे सघन हूं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पानी से सघन कौन है? कांच है। अगर कांच बोले मैं पानी से, हवा से, दोनों से ज्यादा सघन हूं, तो वो चलेगा। लेकिन अगर कांच बोले मैं सबसे ज्यादा सघन हूं, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि कांच से सघन कौन है? हीरा है। क्यों? क्योंकि हम लोग तुलना कर रहे हैं अभी। नहीं चलेगा क्योंकि हीरे से भी सघन कुछ होता होगा। अब हमको एग्जैक्ट नहीं पता क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा उससे भी, है ना। मतलब क्योंकि अपवर्तनांक का नियम ही वही है, हम दूसरे से तुलना करके ही ज्ञात कर सकते हैं। बिना तुलना किए हम लोग कुछ भी चीजें ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, समझ गए इतना चीज? अच्छा, इसी में तीसरा चीज देखो, इसी में तीसरा चीज देखो, तीसरा चीज जो अपवर्तनांक ज्ञात करने का तरीका होता है, तुलना करते हैं, तो म्यू का मान हम लोग ऐसे ही रखते हैं, और जिसका करना है, जिसका अपवर्तनांक है उसको यहां रखेंगे, है ना, और जिसके सापेक्ष करना है उसको यहां रखेंगे। समझे? ये होता है इसका लिखने का तरीका। इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। हो गया? ये हवा, पानी, कांच को छोड़ो। रुको, है ना, फिर बताता हूं। हो गया? अपवर्तनांक का भी चल रहा है ना, उसी से बहुत कुछ बनेगा।
वेरी वेरी टेस्टी का दे। जैसे अपवर्तनांक का मैं तुम लोग को बताया, तीसरा पॉइंट म्यू, यहां पर जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसको रखेंगे और यहां पर जिसके सापेक्ष करना है उसको। समझे? ओई, है ना? अब जैसे देखो, इसी में एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोल दूं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का क्या अपवर्तनांक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कैसे करोगे? जिसका कर रहे हैं, किसका? कांच का, जिसका कांच का, तो म्यू। अच्छा देखो, इसमें मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूं, कर नहीं दे रहा हूं, हवा कांच और सॉरी पानी, हवा पानी कांच और क्या है? हीरा। हवा को एयर कहते हैं तो इसको ए से प्रदर्शित करेंगे, पानी वाटर है W, कांच हम लोग का क्या है? ग्लास, तो G, और हीरा क्या है? डायमंड, तो D, है ना? तो देखो, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक म्यू हो गया हम लोग का, यहां पर हो गया हम लोग का क्या? म्यू 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 म्यू, ये हो गया हम लोग का क्या? म्यू। अब देखो, जिसका, किसका? कांच का, तो कांच के लिए हम लोग का क्या होगा? G। जिसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, तो हवा के सापेक्ष इधर रखोगे तो A, तो A म्यू क्या हो जाएगा? G। मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, जैसे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक, तो किसका अपवर्तनांक? पानी का, तो वाटर यहां रहेगा, है ना? किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, तो एयर यहां रहे। ये समझे? बस यही लिखाता है हम लोग का। समझ गए ना? इतना सबको समझ आया? अब देखो, जैसे हम लोग कर देते हैं इसी में, पहला समझना, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये कितना होता है? ये लगभग 4/3 के बराबर होता है। इसको हल करोगे तो 1 दशमलव कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, दूसरा चीज देखो इसी में, दूसरा चीज क्या है हम लोग का? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक, ये होता है 3/2 के बराबर। इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 1.5। मतलब हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और इसी में आए तीसरा, हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक तो वो होता है 12/5। हल करोगे तो 2.5 दूने 10 और 5 चौक कितना हो गया? 20, तो 2 दशमलव कितना आएगा? 4। समझे इतना चीज? ये खाली समझने के लिए तुम लोग का, और उसमें लिखो सीखो मत, चोतला मत करो, है ना? अब समझते जाओ, इसको यहां से देखो ऊपर से नीचे, इधर देखो, ऊपर से नीचे देखते जाओ। जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग का क्या है? पानी, कांच और हीरा। मतलब ऊपर से आ रहे हैं तो विरल से किधर जा रहे हैं? सघन माध्यम में। मतलब हम लोग जा रहे हैं विरल से कहां? विरल से जा रहे हैं सघन माध्यम। तो जब तुम लोग विरल से सघन माध्यम में जाओगे तो अपवर्तनांक का मान कैसा होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो विरल से सघन जाने पर अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता है। ऐसा जानकारी तुमको कोई नहीं देगा, है ना? जब ऊपर से नीचे जाओगे विरल से सघन तो अपवर्तनांक क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है ना? अगर हम लोग हवा के सापेक्ष तीनों का देखें, हवा के सापेक्ष पानी का, हवा के सापेक्ष कांच का, हवा के सापेक्ष किसका? हीरा का, सब हवा के सापेक्ष देखें तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 मतलब 1.3,
कांच का देखें 3/2 मतलब 1.5, और हीरे का देखें 12/5 मतलब 2.4। तो ऊपर से नीचे आते जाओगे विरल से सघन माध्यम में, तो विरल से सघन माध्यम में आते जाओगे तो अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, बढ़ने लगता है। क्लियर हो गया इतना चीज, सबको समझ आया? किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत ना? हाँ, शंका है तो समाधान भी है। ठीक, अब देखो ताप बढ़ाने पर क्या होगा। यदि ताप बढ़ा दें तो अपवर्तनांक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जी हाँ बिल्कुल, मैं हूं खलनायक। है ना, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक, यहीं पर देखो जो अपवर्तनांक है हम लोग का, एक चीज और याद रखना, ये चौथा पॉइंट है ना, पांचवा पॉइंट याद रखना, जो म्यू का मान होता है अपवर्तनांक, वो ताप के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अपवर्तनांक का मान कम होता है। कम कैसे होगा, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो माध्यम सघन जो रहता है वो कैसा हो जाता है, विरल। किसी भी गाढ़े चीज को गर्म करोगे तो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और सघन से कैसा हो रहा है वो, विरल। तो सघन से विरल होगा तो अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा ना। भाई जब तुम लोग ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, ताप बढ़ाने पर कोई भी जो गाढ़ा चीज होता है वो पतला होता है। तो ताप बढ़ाने पर गाढ़ा चीज पतला हो रहा है, सघन से विरल जा रहे हैं, और सघन से विरल जाओगे तो यहां से भी ऊपर जाओगे तो अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा। मतलब ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि माध्यम जो है वो सघन से क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। ठीक, तो इतना हम लोग का किसके बारे में था, पूरा अपवर्तनांक के बारे में हो गया। चलो इसको नोट कर लो। हो गया, चलो अब अपवर्तन का हम लोग जो देखे थे उसको देखते हैं, अपवर्तन के बारे में। जय श्री राम कदे। अब देखो अपवर्तन के बारे में, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में संपूर्ण अभी अब अपवर्तन के नियम देखो। तो पहले तो अपवर्तन कैसा कैसा होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, उसको देख लो, है ना। जब प्रकाश की किरण, हाँ वो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से कैसी होती है, नहीं, जब जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण सघन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से देखो, अब देखो अपवर्तन के नियम। पहला नियम हम पहले तो हम लोग अपवर्तन कैसा कैसा होता है माध्यम में उसको देख लेते हैं, है ना। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो कैसा होता है देखो। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाती है, पोंघर जाती है ना। ये हम लोग का मान लो प्रकाश की किरण नहीं है, ये हम लोग का बस ये है, ये हम लोग का हवा है, और ये क्या है, कांच है। ठीक,
हवा जो क्या है हम लोग का विरल माध्यम, और कांच जो है हम लोग का क्या है सघन माध्यम, ये वाला। मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आती है ना, ये हम लोग का क्या है आपतित किरण, और अभिलंब हमेशा तल के क्या होता है लंबवत, तो ये तल के क्या हो गया हम लोग का लंबवत। तो आती है तो इसको जाना ऐसे था, है ना, जाना किधर था इस डायरेक्शन में था, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी झुक जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में ये चली जाएगी, है ना, ये परावर्तित हो गई, और ये हम लोग का क्या है अभिलंब है। यहां पर तुम लोग का आई बनेगा और यहां पर क्या बनेगा आर। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है झुक जाती है। इसी में दूसरा कंडीशन देखेंगे, कांचू जैसे दिख रहा है, कांच है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, इसी में दूसरा, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण क्या हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है। क्या हो जाती है दूरिया हो जाती है ना, जैसे यहां पर समझो, यहां ये हम लोग का कांच है जो कैसा है सघन माध्यम है, और ये हम लोग का क्या है हवा जो कैसा है विरल माध्यम। मान लो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और ये उसका क्या है अभिलंब है। ठीक, ये हम लोग का आपतित किरण और ये हम लोग का अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण है ना आपतित होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होती है अभिलंब से दूर हट जाती है, जाना उसको ऐसे था लेकिन अभिलंब से दूर हट गई ऐसे इस डायरेक्शन में, तो यहां पर बनेगा आई और यहां पर क्या बनेगा आर। ठीक, ये हम लोग का परावर्तित है, परावर्तित किरण। ठीक, इसको नोट करो, उसके बाद दोनों का कंबाइन बताएंगे, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन, सघन से विरल प्रवेश करती है तो क्या होता है। ठीक, हो गया। अब दोनों को कंबाइन देखो, अब दोनों को कंबाइन देखो, कंबाइन क्या होता है, क्या होता है नहीं होता है जो होता है, ये ये वाटर हवा कांच और फिर हवा, विरल सघन विरल, है ना। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखो ये प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगी, तो ये जो अभिलंब है इस अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी ये झुक जाएगी, जाना इसको इधर था इधर, लेकिन अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। ये वाला कोण आई हो गया और ये वाला कोण क्या हो गया आर, ये वाला कोण आई और ये वाला कोण, ये आपतित किरण और ये क्या है अभिलंब। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है इधर, ठीक, और जब सघन से वो विरल में प्रवेश करेगी
तो ये उसका अभिलंब है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से जो आ रही थी उससे दूर हट जाएगी, ये देखो। तो अब यहां पर ये हम लोग का क्या है, इसके लिए परावर्तित किरण है, लेकिन इसके लिए तो आपतित किरण है। तो यहां पर कोण बनेगा आई और यहां पर कोण बनेगा आर, और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक, मतलब जैसे घुसी थी वैसे निकल गई, अंदर में जो भी इसका डिस्टरबेंस हुआ वो अलग चीज है ना। ये हम लोग का अभिलंब है। अब देखो अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का नियम क्या कहता है, पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, एक वैज्ञानिक आया, स्नेल का नियम, एक वैज्ञानिक आया स्नेल, जिन्होंने अपना नियम दिया। इसने क्या नियम दिया कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है इसको लिखवाया हूं ना, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, हालो ना इसी में लिख लेना वहां पर बाद में, अपवर्तन के नियम करके ना। अब देखो स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, ये जो तुम लोग हंसो मत, देखो ये जो अपवर्तन कोण है और ये परावर्तन जो कोण है, इन दोनों के साइन, मतलब इन दोनों के ज्या जिसको कहते हैं, साइन को हम लोग ज्या पढ़ते हैं, तो इन दोनों के ज्या के अनुपात जो होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो साइन आई बटे साइन आर, ये जो है ये एक नियतांक के बराबर होता है, नियतांक है ना। ये दोनों किसके बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक, है ना, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, नियतांक के बराबर होता है, इसको एक म्यू दो, ऐसे मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। अगर इसको किसी भी एक को पहला माध्यम मान ले, एक को दूसरा माध्यम मान ले, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, इसके बराबर होता है। यही तुम्हारा स्नेल का नियम है। जरूरत पड़ेगा तो लगाएंगे आगे, और जरूरत पड़ेगा उत्क्रमणीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में जरूरत पड़ेगा वहीं पर लगाएंगे। तो ये होता है हम लोग का, इसको कंठस्थ कर लो, ये वाला स्नेल का नियम को। ठीक, तो ये नियतांक है, उत्क्रमणीय सॉरी स्नेल का नियम का ये नियतांक है ना, इतना नियतांक होता है जो इसके बराबर होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक, उसके बाद कल के डेट में हम लोग उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखेंगे और फिर उसके बाद उसका आगे देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।